जय हिंद साथियों। बिहार एसएससी 10+2 भर्ती और बिहार दरोगा की नई भर्ती के लिए आज से पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। पूरा चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। बिल्कुल शुरुआत से हम लोग इसमें 700 प्लस एमसीक्यूज को पूरा विस्तार पूर्वक कवर करेंगे। और साथियों ये क्लास बिहार पुलिस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए आप सभी डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग रहेगा डेली दोपहर 3 बजे से। तो चलिए आज आपका क्लास 1 चलेगा। फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। तो साथियों पहला क्वेश्चन आपके सामने है। शिक्षा जो मूलतः राज्य का विषय था समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया किस संविधान संशोधन के द्वारा। सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। प्रश्न को देखिए क्या बोला जा रहा है कि शिक्षा जो है ये पहले राज्य सूची का विषय था, लेकिन अभी जो है शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। तो आपको वही बताना है कि संविधान संशोधन के द्वारा। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। और देखिए 42वां संविधान संशोधन के तहत और क्या क्या हुआ था। तो देखिए मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। मौलिक कर्तव्य को बाद में जोड़ा गया है इसी 42वें संविधान संशोधन के तहत। और प्रस्तावना में जो अभी तक एक बार संशोधन किया गया है इसी 42वें संविधान संशोधन के तहत। तो इतने सारे फैक्ट है, सभी को ध्यान रखिए। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान बार बार पूछा जाता है कि किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। तो 42वां संशोधन, इसे लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे थे आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखिए। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। यानी कि भारतीय संविधान में अगर संशोधन करना है तो इसके बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो यहाँ से आपको 3 प्रश्न ध्यान रखना है। सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है इसे किस देश के संविधान से लिया गया है। तो नोट कीजिए दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है और इसके बारे में बताया गया है भाग 20 में। किस में? तो भाग 20 में और अनुच्छेद 368 में। तो देखिए तीसरा ऑप्शन में दिया गया है अनुच्छेद 368 में। चलिए आगे देखिए। भारत में पंचायती राज संस्थान अपने कोष मुख्यतः प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? आंसर कीजिए फटाफट से। तो भारत में पंचायती राज संस्थान अपने कोष मुख्यतः प्राप्त करते हैं सरकारी अनुदानों से। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। अच्छा यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि पंचायतों का जो गठन है इसके बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो अनुच्छेद 40 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है। हम लोग बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट किए हैं और पूरा पॉलिटी को समाप्त करेंगे, इसलिए आप लोग डेली क्लास अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है डेली दोपहर 3 बजे से। और साथियों क्लास के जितने भी PDF होंगे प्लस जितने भी इम्पोर्टेंट नोट्स होंगे वो आपको टेलीग्राम पर दिया जाएगा। और बिहार एसएससी के लिए और दरोगा के लिए हमने एक स्पेशल टेलीग्राम पर पेड ग्रुप को क्रिएट किया है। तो अगर आप लोग उस ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। और पेमेंट जो है वो 50 रुपये का है, लेकिन अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो इसमें आपको 30% का छूट मिल जाएगा, यानी कि आपको करीब करीब 35 रुपये का पेमेंट करना होगा। तो पेमेंट कैसे करना है इसके बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ग्रुप का लिंक दिया गया है जो कि टेलीग्राम ग्रुप का है। तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी बातें बता दी जाएगी। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो याद रखिएगा लॉर्ड माउंटबेटन। तो तीसरा ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए लॉर्ड माउंटबेटन से प्रश्न बनता है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन हेतु इन्होंने माउंटबेटन योजना प्रस्तुत किया था, जिसे 3 जून योजना भी कहा जाता है। आगे देखिए भारत का संविधान अंगीकृत हुआ और अस्तित्व में कब आया। बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है।
चलिए 5 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो सबसे पहले समझते हैं भारत का संविधान अंगीकृत कब हुआ। तो अंगीकृत मतलब बनकर कब तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। और अस्तित्व में कब आया, तो 26 जनवरी 1950 को। तो देखिए पहला ऑप्शन में ही दिया गया है, नवंबर 26 1949 को अंगीकार किया गया यानी बनकर तैयार हुआ, और जनवरी 26 1950 को इसे अपनाया गया था। तो सारे फैक्ट को आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर से। भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया था। बिल्कुल बेसिक लेवल से हम लोग प्रश्नों को कवर कर रहे हैं, इसलिए एक भी दिन आपको क्लास को मिस नहीं करना है। तो भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया था, तो याद रखिएगा संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान बनने में संविधान सभा ने समय लिया। धीरे धीरे हम लोग प्रश्नों का जो लेवल है वो अप करते जाएंगे। चलिए 7 के लिए आंसर कीजिए। संविधान बनाने में संविधान सभा ने कितना समय लिया था। तो ये प्रश्न सभी को पता है, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लिया था। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले किसने दिया था, तो 1934 में दिया था। किसने, तो M.N. रॉय ने। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है। चलिए 8 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों प्रश्नों के साथ हम आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते जाइए, इससे आपका नोट्स तैयार होगा जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जाता है, तो याद रखिएगा ये कौन सा है, तो जीवन का अधिकार यानी जीवन जीने का अधिकार। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए हमारे भारतीय संविधान में 3 तरह के आपातकाल है। 352 है जिसमें राष्ट्रीय आपात बताया गया है, उसके बाद 356 है जिसमें राष्ट्रपति शासन है, और 360 है जिसमें वित्तीय आपात है। और भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपात को लागू नहीं किया गया है। मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किए जा सकते हैं, सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए फिर आपको आंसर करना है। और साथियों आप लोग जाकर जल्दी से ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग अभी ज्वाइन करते हैं तो आपको केवल 35 रुपये का ही पेमेंट करना होगा। बाद में ये 50 रुपये हो जाएगा। फिर आपको ग्रुप में अगर आपको ऐड होना है तो आपको 50 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। तो फटाफट से जाकर आप लोग ग्रुप में ऐड हो जाइए। पेमेंट कहाँ पर करना है, कैसे क्या करना है, तो इसके लिए हमने एक टेलीग्राम पर फ्री ग्रुप बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर सारी बातें आपको बता दी जाएगी, जाकर फटाक से ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और ग्रुप की जो वैलिडिटी है पेड ग्रुप का वो एग्ज़ाम तक रहेगा, जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आप लोग उस ग्रुप में ऐड रहेंगे। ग्रुप में क्या होगा, ग्रुप में इंपॉर्टेंट नोट्स मिलेंगे प्लस क्यूज भी होगा ग्रुप में। तो मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किए जा सकते हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, यदि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति इस हेतु आदेश जारी करते हैं तो मौलिक अधिकार निलंबित किया जा सकता है। लेकिन कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं हो सकता है, तो जीवन का अधिकार, इसे भी ध्यान रखेंगे। कौन लोकसभा को इसकी अवधि के समाप्त होने के पूर्व भंग कर सकता है। चलिए 10 के लिए आंसर कीजिए। कौन लोकसभा को इसकी अवधि के समाप्त होने के पूर्व भंग कर सकता है, तो बहुत ही सिंपल है, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति कर सकता है। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। यहाँ से आपको कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल बताते ध्यान रखना है। एक आर्टिकल है 75 पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 75 में क्या है, तो अनुच्छेद 75 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। और अनुच्छेद 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 53 क्या कहता है, तो 53 के अनुसार सभी कार्यपालक शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास निहित होगी। तो 3 आर्टिकल ध्यान रखना है। 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति है, 52 में राष्ट्रपति की नियुक्ति है, और 53 में क्या है, तो इसके अनुसार सभी कार्यपालिका शक्तियाँ जो है वो राष्ट्रपति के पास निहित होगी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? चलिए 11 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। और साथियों 2011 से लेकर अब तक बिहार एसएससी के एग्ज़ाम में जितने भी जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम वन लाइनर फॉर्मेट में तैयार कर रहे हैं, जिसे आप कम समय में पढ़कर रिवीजन कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी एग्ज़ाम में बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए सभी जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जीके जीएस का उसको वन लाइनर फॉर्मेट में तैयार कर रहे हैं, जिसे आप पढ़कर अच्छे रिवीजन कर सकते हैं कम समय में। तो वो पीडीएफ भी आपको उसी ग्रुप में दिया जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर जो भी बच्चे चौथा ऑप्शन बता रहे बिल्कुल सही जवाब है कि राज्यसभा जो है कभी भी भंग नहीं होता है, क्योंकि ये क्या है, अस्थाई सदन है। इसलिए आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। राज्य के राज्यपाल अपने कार्यों हेतु उत्तरदायी है। चलिए और सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके अपना अपना स्कोर बताना है कि आपने कितने प्रश्नों के सही सही आंसर दिए हैं। तो साथियों राज्य के राज्यपाल अपने कार्यों हेतु उत्तरदायी है किसके प्रति? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति के प्रति। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। राज्य के राज्यपाल अपने कार्यों हेतु राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं और राज्य के राज्यपाल को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। तो शपथ भी ध्यान रखना है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बट राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वही राज्यपाल को शपथ दिलाएगा। निम्न में से कौन न्यायपालिका का कार्य नहीं है? चलिए 13 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। और बहुत ही जल्द बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए और बिहार पुलिस प्लस बिहार दरोगा के लिए मैथ्स के क्लास को भी स्टार्ट किया जाएगा। और मैथ्स के क्लास जो आपको मिलेंगी वो मेरे दूसरे चैनल पर, जो कि नाम है दिवाकर स्टडी IQ, या फिर उस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। आप लोग जो जाकर ज्वाइन कर लीजिए। उस चैनल पर अभी डेली शाम 7:30 बजे टॉपिक वाइज जीके जीएस की क्लास चलती है। तो निम्न में से कौन न्यायपालिका का कार्य नहीं है? तो देखिए राज्य एवं केंद्र के मध्य विवाद का निपटारा करना ये न्यायपालिका का कार्य नहीं है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? बिल्कुल इसी पैटर्न पर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये प्रश्न बिहार एसएससी अमीन भर्ती परीक्षा 2005 में पूछा गया था। चलिए बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है। और देखिए पॉलिटी से लगभग हम लोग 700 से भी अधिक इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जिसका आज सेट 1 है। तो भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? तो उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय को। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट है? तो 25 हाई कोर्ट है। एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में शामिल है। तो एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में क्या शामिल है? तो याद रखिएगा संविधान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय उद्गीत के प्रति श्रद्धा। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही जवाब है। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था, इसे बाद में 1976 में जोड़ा गया है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। वर्तमान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है और इसे रूस देश के संविधान से लिया गया है। अच्छा, मौलिक कर्तव्य को किस भाग में रखा गया है? तो याद रखिएगा भाग 4A और अनुच्छेद 51A में रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले को संदर्भित किया जाता है। तो देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद होता है तो उसका जो मामला होगा वो किसको संदर्भित किया जाएगा? तो बहुत ही सिंपल है, सुप्रीम कोर्ट को। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है, सर्वोच्च न्यायालय। अच्छा, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो याद रखिएगा DY चंद्रचूड़ 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। उपराष्ट्रपति का पद
चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए। उपराष्ट्रपति का पद क्या है? तो साथियों उपराष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये इसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 63 में, जिसका कार्यकाल कितने वर्षों का होगा? तो 5 वर्षों का होगा, याद रखेंगे। अच्छा, उपराष्ट्रपति का जो पद है किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो याद रखिएगा अमेरिका, यानी कि यूएसए के संविधान से भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण किया गया है। मंत्रिमंडल के सदस्य को राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकता है। तो यहाँ पर 18वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री की संस्तुति पर। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह से, बट केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य को राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की सलाह से ही बर्खास्त कर सकता है। नियुक्ति भी प्रधानमंत्री के सलाह पर और बर्खास्त भी प्रधानमंत्री के ही सलाह पर। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन याद रखिएगा। लोकसभा की सदस्यता के लिए एक उम्मीदवार की आयु कम नहीं होनी चाहिए। कितने वर्ष से कम? देखिए, लोकसभा की बात करें तो वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रहा है, जिसके अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला है। इस फैक्ट को ध्यान रखेंगे। और लोकसभा का अगर सदस्य बनना है तो मिनिमम उम्र 25 वर्ष होने चाहिए और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है तो मिनिमम उम्र 30 वर्ष होना चाहिए और 35 वर्ष जो है ये राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति के लिए है। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये प्रश्न में बिहार एसएससी के द्वारा निम्न वर्गीय लिपिक परीक्षा 2005 में पूछा गया था। तो छत्तीसगढ़ राज्य का गठन भारत के 26वें राज्य के रूप में हुआ था 1 नवंबर 2000 को। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। और 2000 ईस्वी में 15 नवंबर 2000 ईस्वी में बिहार झारखंड से भी अलग हुआ था, बिहार झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? चलिए, और साथियों जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सेशन को फटाफट से लाइक करें और सेशन को शेयर करना ना भूलें। तो भारत में प्रथम आम चुनाव जो हुआ था किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा 1951-52 में हुआ था। तो ऑप्शन में 1951 यहाँ पे सही होगा, 52 भी दिया गया है। तो आंसर यहाँ पे आपको करना है 1951। ऐसे आपको ध्यान रखना है 1951-52 में हुआ था। भारत में पंचायती राज का आरंभ किस वर्ष में हुआ था? तो यहाँ से आपको 3 से 4 एक्स्ट्रा फैक्ट को बताते हैं, सभी को ध्यानपूर्वक सुनना है। देखिए, पंचायती राज की बात करें तो ये सबसे पहले आरंभ हुआ था कहाँ पर? तो याद रखिएगा राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ पर? तो राजस्थान के नागौर जिला से। कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर, पूरा डेट याद रखिएगा, पूछा जाता है। 2 अक्टूबर 1959 से आरंभ हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1959। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि पंचायती राज को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन था? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला था? तो 73वां संशोधन से। और इसी 73वां संविधान संशोधन के तहत संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और यह 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। तो इतने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट है, सभी को ध्यान रखें। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? चलिए, इसी दोनों में कोई एक आंसर है, आंसर कीजिए। तो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये कब आरंभ किया गया? तो इसका सही जवाब है 2 अक्टूबर 1952। पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और पीडीएफ में आपको प्रत्येक प्रश्न का आंसर भी मिलेगा नीचे, जिससे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं क्लास के बाद। गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया था? क्वेश्चन का जो आंसर होगा, जैसे ही क्वेश्चन समाप्त होता है, जैसे कि आज हम लगभग 50 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, तो 50 प्रश्न के बाद नीचे सीरियल से आपका नंबर होगा। और इस तरह से अगर क्वेश्चन का आंसर होता है तो आप लोग ओएमआर शीट में प्रैक्टिस जरूर किया करें।
तो गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया था? तो याद कर लीजिए, इंदिरा गांधी ने दिया था। मौलिक कर्तव्य को प्राप्त नहीं है किसी भी तरह की, तो मौलिक कर्तव्य को किसी भी तरह की विधि स्वीकृति प्राप्त नहीं है। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब क्या होगा? विधिक स्वीकृति। राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रत्यक्षता किससे संबंधित है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो 26 का सही जवाब हो जाएगा प्रस्तावना से। यहाँ पे क्या बोला गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रत्यक्षता ये प्रस्तावना से संबंधित है। तो चौथा ऑप्शन सही है। आप लोग कमेंट करके बताइए प्रस्तावना में अभी तक कितने बार संशोधन हुआ है और कब हुआ है? आंसर आपको कमेंट करके बताना है। संघ के कार्यकारिणी पर संवैधानिक प्रमुख है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। देखिए, कार्यकारिणी सरकार का वह अंग होता है जो राज्य के शासन का अधिकार रखता है और उसकी जिम्मेदारी उठाता है। और यहाँ पे क्या पूछा गया है? संघ के कार्यकारिणी पर संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो राष्ट्रपति है। क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकते हैं? चलिए सभी ऑप्शन को पढ़िए पहले। तो क्या राष्ट्रपति बताना है एक मंत्री विशेष को हटा सकते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा केवल जबकि प्रधानमंत्री ऐसी सलाह देते हैं तो ही हटा सकते हैं। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए, केंद्रीय मंत्री को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से ही हटाया जा सकता है और प्रधानमंत्री की सलाह से ही केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करता है तो क्या होना चाहिए? इसी दोनों में से कोई आंसर होगा। देखिए, यदि राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु या निष्कासन अथवा त्यागपत्र आदि किन्हीं भी कारणों से अगर रिक्त हो जाता है राष्ट्रपति का पद, तो उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के निर्वाचित होने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। कौन? तो उपराष्ट्रपति, जब तक राष्ट्रपति का पद भरा नहीं जाता है। तो ध्यान रखना है, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने तक काम करेगा। और इस प्रकार जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह कौन? उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में काम नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा राज्यसभा का अध्यक्ष का पद खाली अवश्य रहना चाहिए। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय न्यायपालिका का विशिष्ट अभिलक्षण नहीं है? तो यह स्वतंत्र एवं मुक्त होता ये है, यह संविधान का अंतिम व्याख्याकार है, ये भी है, तीसरा ऑप्शन भी है, बट चौथा ऑप्शन नहीं है। वित्त के संदर्भ में संविधान ने, चलिए ऑप्शन को देखिए, तो वित्त के संदर्भ में संविधान ने बंटवारा वित्त आयोग पर छोड़ दिया है और संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन के बारे में बताया गया है। वित्त आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा इसका बंटवारा वित्त आयोग पर छोड़ दिया है। ग्राम सभा का सदस्य सामान्यतः कौन होता है? तो ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है? तो याद रखिएगा संबंधित ग्रामों में समस्त मतदाता। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है। भारत में मतदाताओं का पंजीकरण करवाना किसका उत्तरदायी है? और साथियों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो भारत में मतदाताओं का पंजीकरण करवाना निर्वाचन आयोग का क्या है? उत्तरदायी है। भारत के संघ में सिक्किम एक नया राज्य खाली स्थान संशोधन अधिनियम में बना था। तो पहले भी बनाया था, सिक्किम जो है भारत का 36वां राज्य बना था। और कौन सा अधिनियम? तो 1975 का अधिनियम। भारत का संघ, तो भारत का संघ भारत के राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों को शामिल किए हैं। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा आपका तीसरा हो जाएगा, भारत के राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों को शामिल किए हैं भारत का संघ।
चलिए आगे बढ़ते हैं। शीर्षक स्वतंत्रता का अधिकार में वर्णित अधिकार सम्मिलित नहीं किया है। तो स्वतंत्रता का अधिकार में ये है कुछ मामलों में गिरफ्तारी एवं निरोध से बचाव, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये भी है, जीवन एवं व्यक्तित्व स्वतंत्रता का बचाव ये भी है, बट विवेक की स्वतंत्रता ये सम्मिलित नहीं है। एकत्रित होने के नागरिकों के अधिकार पर लागू बुनियादी शर्त यह है कि सभा होनी चाहिए। तो देखिए, एकत्रित होने के नागरिकों के अधिकार पर लागू बुनियादी शर्त यह है कि सभा शांतिपूर्ण और शस्त्र विहीन होने चाहिए। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा आपका 37 का ऑप्शन दूसरा, शांतिपूर्ण और शस्त्र विहीन। भारतीय संविधान घोषणा करता है कि जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा क्या होगा। तो जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप ही वापस ली जा सकती है। तो पहला ऑप्शन सही है। भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां समान आचार संहिता लागू है। तो कौन सा राज्य है जहां पर कॉमन सिविल कोड लागू है। तो ये है, याद रखिएगा कौन सा, तो ये है गोवा। भारत में प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अवधि कितनी है। तो बहुत ही सिंपल है, 5 वर्ष है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि महालेखा परीक्षक त्यागपत्र देना चाहता है तो वह त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा। तो बहुत ही सिंपल है, राष्ट्रपति को याद रखिएगा। महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। और इनका कार्यकाल पूछा जाता है महालेखा परीक्षक। तो महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष होता है, या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो। सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय जो है कैबिनेट द्वारा लिए जाते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन, कैबिनेट। देखिए, कैबिनेट जो है ये 15 या 20 महत्वपूर्ण मंत्रियों का मिलाकर बनती है कैबिनेट, जिसको कैबिनेट कहा जाता है। और कैबिनेट का प्रमुख कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। एक धन विधेयक और एक वित्त विधेयक में यह अंतर है कि, चलिए क्या अंतर है एक धन विधेयक और वित्त विधेयक में। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, वित्त विधेयक को राज्यसभा के द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से अस्वीकृत किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। तो तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही जवाब है। धन विधेयक के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है, तो 110 में, जबकि वित्त विधेयक के बारे में 117 में बताया गया है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संबंधित है। तो ये संबंधित किससे है, तो लोक लेखा समिति से। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है। लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है संसदीय स्वीकृति के पूर्व। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, ये गलत है। राष्ट्रपति द्वारा, ये भी गलत है। चलिए और ऑप्शन देख लेते हैं। मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से, ये भी गलत है। संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर पदच्युत किया जा सकता है। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल पूछा जाए कितना होता है, तो 6 वर्ष या फिर 65 साल जो भी पहले पूरा हो। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो हमने आपको ऊपर ही बताया था कि प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन हुआ है और वो 42वां संशोधन है, जो कि 1976 में हुआ था। इसके तहत प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया था। कौन कौन सा शब्द है, तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। निम्नलिखित में से क्या होता है। सॉलिसिटर जनरल, जिसको महान्यायवादी कहा जाता है,
और वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? तो आर वेंकट रमनी। तो भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में सरकार का प्रमुख वकील भी होता है। तो यहाँ पर सही जवाब है कानूनी सलाहकार। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित है? चलिए आखिरी क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर कीजिए। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित है? तो संसद में निहित है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो जाते जाते आप सभी सेशन को लाइक करते हुए और सेशन को शेयर करना ना भूलें।